हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापीठ। चलिए आज देखते हैं फिजिक्स का एक टॉपिक, गति। सबसे पहले गति एवं विराम क्या है? मोशन एंड रेस्ट। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अधिक समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे वस्तु की गति में कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु इधर से जा रही है, दूसरी वस्तु भी इसी के पैरेलल में सेम स्पीड से चल रही है, तो क्या ये गति में है? तो हाँ, यहाँ जो आदमी खड़ा है उसकी तुलना में ये गति में है। लेकिन अगर ये दोनों सेम गति से जा रही है तो यहाँ जो ये आदमी है उसकी तुलना में ये गति में नहीं है, इसके नाम रेस्ट में है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, इस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, तो ये ट्रेन गति में है और आप भी सेम गति से चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रेन चल रही है? नहीं। तो ये गति में, ये जो आदमी है इस ट्रेन की तुलना में गति में नहीं है, लेकिन आप किसी स्टेशन पर बैठे हैं और किसी अन्य स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, तो इस स्टेशन की तुलना में आप गति में हैं। वही बोला गया है, अगर कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, 1 घंटा बीता और आप स्थिति में परिवर्तन कर लिए, तो आप क्या है? गति में है। चलिए, वहीं यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, इसे वस्तु का विराम अवस्था में कहते हैं। अभी ये आदमी इस ट्रेन के लिए विराम अवस्था में है और ये ट्रेन इस ट्रेन के लिए विराम अवस्था में। गति एक सापेक्षिक अवधारणा है, मतलब किसी के सापेक्ष होता है। अतः किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु स्थिर प्रतीत हो सकती है। अभी मैंने बताया कि एक व्यक्ति यहाँ पे इस ट्रेन में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति इस ट्रेन में बैठा हुआ है, दोनों 2 लाइनें हैं रेलवे की, दोनों पे चल रही है सेम गति से, और एक आदमी यहाँ से देख रहा है इसको, तो ये व्यक्ति इसके तुलना में गति में है, लेकिन यही व्यक्ति इसके तुलना में अस्थिर है। वही बोलने की कोशिश किया ये। चलिए, उदाहरण के लिए यात्रियों के एक बस गति कर रही है, छोड़िए इसको, इससे ये सेम बात होता है, पेड़ की तुलना में बोल रही है। अभी बात करते हैं आगे। अभी बात करते हैं किसकी? बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या है? गति करती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई। अभी 2 वर्ड है, एक दूरी और एक विस्थापन, आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से देखिए। ये पॉइंट ए है, यहाँ से कोई आदमी 4 किलोमीटर इधर गया, राइट, वापस से 6 किलोमीटर यहाँ गया, वापस से 4 किलोमीटर यहाँ आ गया। ये पॉइंट आपका बी है। अगर पूछेगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी की दूरी कितनी है, तो आप नॉर्मली क्या बोलते हैं? नॉर्मली बोल देंगे कि ये इसकी दूरी है, लेकिन नहीं, आप ध्यान रखेंगे ये कितना दूरी तय किया है। अगर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ से ये यहाँ गया था, राइट, ये यहाँ से पहले कहाँ गया? यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो टोटल 4, 6, 10, 4, ये इसकी दूरी कितनी हो गई? ये दूरी 14 किलोमीटर ये दूरी तय किया। और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। वो कितना विस्थापित हुआ? तो यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, तो टोटल देखिए ये जो दूरी है वही, या क्या ये दूरी नहीं है? इसका विस्थापन कितना हो गया? 6 किलोमीटर। अभी आप ध्यान से देखेंगे, जितनी दूरी तय की वो क्या हो गया? दूरी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। मतलब एक रस्सी अपन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और इन पॉइंट पे डालें और खींच दें टाइट करके, तो वो जो टाइट करने के बाद दूरी आएगा वो विस्थापन हुआ। और वही रस्सी को हम जा रहे हैं सड़क पे, डालते जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए एक आयत है, एक व्यक्ति यहाँ से चला एक रस्सी लेके, ये इधर यहाँ तक पहुँचा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, मान लीजिए 2 मीटर, इधर गया 4 मीटर, फिर इधर आया 2 मीटर, फिर इधर आया 2 मीटर। वो क्या एक रस्सी को इसे बिछाते गया है। तो ये कितना टोटल रस्सी स्पेंड करेगा? ये करेगा 2, 4, 6, 2, 8, 4, 12 मीटर। लेकिन मैंने दूसरा बात क्या बोला? स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच रस्सी को खींच लें। अभी ये आदमी सेम जो यहाँ एक खुट्टा में इसको मान लीजिए बांध दिया था और इसको खींच लेगा, ये पूरा रस्सी क्या होगा? समटा जाएगा इधर, और समटाने के बाद क्या होगा? 0, कुछ नहीं, जहाँ से बांधा तो वहीं पहुँच गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0।
वही ये बोलने की कोशिश क्या है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। अभी सेम दूरी जो चीज़ है वही चीज़ होगा आपका स्पीड, और विस्थापन जो चीज़ है वही चीज़ होगा वेलोसिटी। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको एक कोई काम दिया है कि ये लो आप ए पॉइंट से आपको एक सामान को बी पॉइंट पे देना है, ये ए है ये बी है, राइट। आपको इस सामान को ए पॉइंट से उठाना है और बी पॉइंट पे देना है। आप क्या किए, उस सामान को लेके कहीं गए दोस्त के यहाँ 3 किलोमीटर, वहाँ से वापस अपने दोस्त के यहाँ गए 4 किलोमीटर, और फिर आप यहाँ पहुँचे 2 किलोमीटर। जबकि आप अगर यहाँ से एक रास्ता लेते ये आपको 6 किलोमीटर पड़ता। एक बात मान लेते हैं, आपको यहाँ पे एक काम था, यहाँ पर एक काम था, आप सोचे कि मैं निकलता हूँ तो अपना जो है यहाँ भी काम निकाल लूँगा, यहाँ भी निकाल लूँगा, यहाँ भी निकाल लूँगा। तो आपने टोटल कितना दूरी तय किया, तो ये मान लीजिए 1 घंटा आपको लगा था, यहाँ जाने में आपको भी 1 घंटा लगा था, और यहाँ जाने में भी आपको मान लीजिए 1 घंटा लगा था, रोड ख़राब होगा। टोटल आपने कितना दूरी तय किया, तो पहले 3 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर 4 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर 2 किलोमीटर दूरी तय किया। टोटल ये क्या हो गया, दूरी हो गया ये। और ये बताइए कि टाइम आपने कितना लिया, तो आपने टोटल 3 घंटा टाइम लिया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है। 3 4 7 2 9/3, तो आपका स्पीड कितना हो गया 3 kmph। अभी देखिए, अब ये आदमी जो आपको काम दिया था वो क्या आपको बोल रहा है कि मैंने तुमको यहाँ से यहाँ जाने का काम दिया था, तो तुम टोटल कितना दूरी गए। वो सीधा करेगा कि मुझे तो यहाँ से यहाँ भेजना था, तुम इतना घूमो उससे मुझे क्या मतलब है। तो ये यहाँ से यहाँ सीधा रस्सी को एक खींचेगा, वो बोलेगा देखिएगा कि 6 किलोमीटर का दूरी था और तुमने कितना टाइम लिया, 3 घंटा टोटल टाइम लिया। क्योंकि मान लीजिए 9 बजे चला था, यहाँ 10 बजे पहुँचा, यहाँ 11 बजे पहुँचा और यहाँ 12 बजे पहुँचा। तो ये बोलेगा कि तुमने तो 3 घंटा का समय लिया। तो अभी देखिए ये कितना हो गया, 2 ऊपर में किलोमीटर है तो km, ये बाय पर नीचे में आवर, तो 2 kmph। तो ये वाला जो निकला वो बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये आपका स्पीड हुआ। तो देखिए गति से दूरी से क्या आपका निकला, स्पीड। तो आपको इससे आपको एक बताता हूँ, एक फॉर्मूला इससे आपका आ गया, अगर ध्यान से आप देखे होंगे तो। अगर मान लीजिए आपको कोई पूछता है स्पीड इक्वल टू क्या होगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस कौन सा होगा, ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना आपने चला। और वही आदमी बोलेगा कि नहीं आप वेलोसिटी बताओ कि मुझे मेरा काम क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 2 बिंदुओं की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर कोई पूछता है आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अब आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, नीचे आएगा एक वेलोसिटी। आप इसके बारे में समझ गए होंगे, ये वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ हो गया, देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है कि चाल इक्वल टू दूरी बटा समय और वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं, और इकाई समय में तय किया गया विस्थापन की वेग को वेग कहते हैं। चलिए ये सब तो आपको पता चल गया। अब आगे बात करते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। वेग का ऐसा मात्रक अभी आपने निकाला कि मीटर था, मीटर पर सेकेंड। अभी आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। एक मैंने अभी लिखा था, एक सेकेंड, अभी मैंने लिखा था km पर आवर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, मीटर पर सेकेंड। ये इसका ऐसा ही मात्रक, अभी आगे बताऊँगा मात्रक के बारे में। तो ये km पर आवर दिया है, इसको आप मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे, आपको डायरेक्ट बताता हूँ एक फार्मूला। ये देखिए, किलोमीटर से मीटर छोटा है ना, तो छोटा एक 5/18, 5 और 18 आप याद रखेंगे, ऊपर में छोटा रखेंगे, छोटा हो रहा है, नीचे में बड़ा रखेंगे। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से km पर आवर बदलना है तो ये क्या बड़ा हो रहा है ना, तो ऊपर से बड़ा में गुना करना पड़ेगा, अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे 18 × 5। अभी देखिए आपको एक एग्जांपल देख समझता हूँ। कोई बोल दिया आपको कि 54 km पर आवर को आपको किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में। क्या करेंगे आप, इसमें सीधा छोटा करना है ना, छोटा से गुना 5/18 से गुना करेंगे। 18 से देखिए काटेंगे, 18 × 54 और 3 × 5 = 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये समझ में आ गया होगा। तो कन्वर्जन समझ गए। चलिए कैसे आता है वो निकालना, और सीधा कुछ नहीं करना है आपको। किलोमीटर कितना का होता है, 1000 मीटर का होता है, और आवर में कितना सेकेंड होता है, 60 मिनट हो गया, इंटू 60 सेकेंड होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ देखिए 2 से काटेंगे तो 5, ये हो गया 3, 3 छाके 18, 5/18। तो इसमें कुछ है नहीं, बस आप याद रखें, थोड़ा टाइम बचत होगा। 18/5 या 5/18 आपको बता दिया कब कहाँ कौन सा यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति चित्रानुसार ABCD, यही जो मैंने बताया, तो बता ही दिया आपको। अब एक नया चीज़ आया है, एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। त्वरण। त्वरण का मतलब हुआ कि आप कितना बाइक चलाते हैं ना, 0 स्पीड रहता है, उसमें थोड़ा एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ाते हैं एक्सेलरेटर, फिर बढ़ता है, फिर एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं, बढ़ाता है। तो वो जो आप एक्सेलरेटर बढ़ा रहे हैं, तो प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में आप कितना एक्सेलरेटर बढ़ा रहे हैं, वही उसका त्वरण होता है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ देखे होंगे अगर, तो डिस्टेंस में परिवर्तन की दर, स्थिति में परिवर्तन, यहाँ से यहाँ अगर गए तो कितना दूरी गए और कितने समय में गए, तो डिस्टेंस में परिवर्तन की दर, यह है वेग में परिवर्तन की दर। तुरंत का आप देख लीजिए, वेग में परिवर्तन मतलब आप मान लीजिए 0 से स्टार्ट किए और 5 मिनट में चले गए 15 किलोमीटर पर आवर, तो कितना परिवर्तन हुआ, तो 0 से 15 हुआ, तो अंतिम माइनस प्रथम, तो v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रथम वेग, बटे टाइम, यही हो गया आपका त्वरण। अब आगे देखते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। अब बताइए सदिश राशि क्यों, आप ध्यान से देखें। अब अगर आप बाइक को एक्सलरेट करते हैं, एक छोटी सी बाइक की बात करते हैं, तो किसी न किसी एक ही दिशा में करेंगे, चाहे इधर उत्तर करें, दक्षिण करें, उत्तर पूर्व करें, किधर भी करें, तो आप देखिए आप एक ही दिशा में, एक साथ आप दिशा विहीन नहीं कर सकते हैं उसको। हाँ, थोड़ी दूर जाने के बाद ऐसे करेंगे, तो इस पॉइंट पर इस दिशा में किए, इस पॉइंट इस दिशा में किए, इस पॉइंट इस दिशा में किए, तो एक दिशा में होगा ही होगा। तो यह एक क्या है, सदिश राशि है। ऐसा ही मात्रक इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से हुआ, तो यहाँ देखिए आपको मैं बताता हूँ। ये क्या है, एक वेग है, इसका अभी क्या बताया, मीटर पर सेकेंड ये होता है ना, माइनस मीटर पर सेकेंड बाय, ये मान लीजिए x है, ये y है, किसी का दूरी है x मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्पीड है y मीटर पर सेकेंड। अब बट है टाइम, टाइम किस में लेंगे हम, ऐसा ही है तो सेकेंड में। अभी देखिए x माइनस y आ गया, ऊपर में क्या आपका कॉमन आ गया, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड ये है, तो 1 सेकेंड ये लेके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ये कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से हो गया। आगे बात करते हैं कुछ, ये इसका फॉर्मूला है जो कि हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ दिया हुआ है
वेग की दिशा में त्वरण होने से इसे धनात्मक, जबकि वेग की विपरीत दिशा में होने से ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बाइक को जीरो में रखिए तो उसको स्टार्ट किए, आप तुरंत क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो बाइक का स्पीड बढ़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जब बाइक आप चला रहे हैं तो बाइक को आपको ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और आपको बाइक को यहाँ जाके खड़ा करना है, इसको 10 के एमपीएच को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 0 के एमपीएच करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको घटाते जाएंगे, ब्रेक करते रहेंगे, ब्रेक करते रहेंगे। तो अभी क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना मतलब क्या है, रोकना होता है। मतलब ये जो इधर चल रहा है इसको आप ऐसे करके इसको इधर से रोक रहे हैं। तो ऐसे ना रोक के आप चक्का लगा हुआ आप उसमें, ये अगर चक्का इधर घूम रहा है तो आप चक्का को ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं आप उसको, तो वो क्या हो रहा है, ये गाड़ी रुक रहा है। तो वही हुआ, अगर आप इधर इसमें एक चेन लगा हुआ है, एक ब्रेक लगा हुआ है, तो चेन से अगर आप उसको एक्सलेट कर रहे हैं तो वेग की दिशा में दे रहे हैं तो धनात्मक त्वरण हो गया, और वेग की विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, ये बाइक ऐसे चक्का ऐसे घूम रहा है और आप इसको ऐसे रोक रहे हैं तो ये ऋणात्मक वेग हो गया। तो ये 10 से क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आप अपोजिट लगा रहे हैं तो ऋणात्मक वेग हो जाएगा। अभी इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला देखिए, इसमें दिया गया है, चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ v क्या है, लास्ट वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से चले यहाँ पहुँचे तो ये s आपका डिस्प्लेसमेंट है। u अब बताया ही, प्रारंभिक वेग u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी देखिए, अगर यही आपको अर्थ के लिए होगा तो ये a किस में बदल जाएगा, g में, हाफ, तो यहाँ होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें कोई फर्क नहीं। अब तीसरा फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ भी वही है, v अंतिम वेग है, यू स्क्वायर प्लस 2a एक्सक्लेशन एस डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये तीनों आप फार्मूला याद रखेंगे, इससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए एक फार्मूला दे के रखा है, लिख के रखा है, कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी या 2 पाई बाय टी, 2 पाई लैम्डा इक्वल टू रेखीय वेग बटा वृत्त की त्रिज्या v बराबर r ओमेगा, राइट। इस सब का एक आपको यूज होगा, अभी आगे पूछेगा तो वो मैं बताऊंगा, इसका क्वेश्चन आते जाएगा, इसका देख लीजिए एक बार, राइट। अभी देखते हैं। अभी बात है सर्कुलर, क्या देखते हैं हम, सर्कुलर वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है तो ध्यान से देखिए, ये एक वृत्त है, इस पे जो ये मोशन कर रहा है कोई आदमी कोई चीज़, तो इसको बोलते हैं वृत्तीय गति। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट पे एक वेग एक जो है इधर लग रहा होगा, राइट, लेकिन हम उसको इधर मोड़ देते हैं। तो इस पॉइंट पे इधर के लिए बेग लगा लेकिन हम उसको ऐसे मोड़ दिए, यहाँ आ गया, फिर इस पॉइंट पे इधर के लिए बेग लगा लेकिन इसको थोड़ा मोड़ दिए, यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ के लिए बेग लगा। ये क्या हो रहा है, हर बार एक वो हो रहा है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर, इसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि एक समान चाल से गति करती है उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगर ये क्या हो, गति एक समान हो तो एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। अब बात है ये त्वरित गति क्यों होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अभी मैंने क्या बताया, इसको मोड़ दिया तो ये इधर के लिए मैं एक क्या लग रहा था, इधर के लिए आप फोर्स लगा रहा था और इसको क्या किया, इधर के लिए मोड़ा, तो मोड़ने में क्या होगा, आप हम ऐसे भी जानते हैं कि मोड़ने में उसको रोकना पड़ेगा। ब्रेकिंग किए, जैसे ब्रेकिंग की उसका गति कम हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि एक समान है, मतलब इसमें जितना का ब्रेकिंग लगा मोड़ने के बाद उसमें इतना एक्सक्लेरेशन हो गया, तो वो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्सक्लरेट हो रहा है। क्यों, मोड़ने के कारण उसमें घर्षण पैदा हो रहा है, वो रुक रहा है, तो हर पॉइंट पे उसमें एक्सक्लेरेट पैदा हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, आपको वो एक त्वरित गति होती है, हमको तुरंत देना ही पड़ेगा एक समान वृत्तीय गति पकड़ाने के लिए, क्योंकि वेग प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है, क्योंकि त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, इससे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभी बात देखो, वही जो बताया मैंने कि वो क्या होता है, घुमा देते हैं, वो जो त्वरण इधर के लिए लगाते हैं हम हर बार, तो वो क्या करते हैं, त्वरण लगा के हम उसको सीधा जाने से रोकते हैं। तो वही जो रोकने के लिए जो त्वरण लगाया अंदर घुमा के, तो वही क्या हो गया, अपना अभिकेंद्रीय त्वरण हो गया। एक सरल रेखीय गति में कोई त्वरण नहीं है, बोल रहा है कि एक सरल रेखीय एक जैसे जा रही है ये, उसमें कोई त्वरण नहीं होती। क्यों होगी त्वरण,
वो एक समान गति से उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो उसको कोई त्वरण नहीं होती है। जबकि एक समान वृत्तीय गति में सदैव त्वरण होती है। क्यों? कि वृत्तीय गति को एक समान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको त्वरित करना पड़ेगा हर पॉइंट पे। त्वरित नहीं करेंगे तो अंदर झुकाने के लिए वो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, वो उसको धीरे धीरे करके जीरो कर देगा। तो वही इसमें कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। कोणीय विस्थापन, ये मैंने सब बताया आपको, अभी वो एग्जाम्पल में सब बताया। ये एक वृत्त था, अभी कुछ पढ़ लेते हैं। वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण पर घूम जाती है कोणीय विस्थापन कहते हैं। अभी मैंने क्या बताया, ये इस पॉइंट पे मान ली, इस पॉइंट की हम बात करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये इधर जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये वाला जो एंगल बना ये इसका कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश होगा कि नहीं, मैंने अभी जस्ट बताया कि इधर इधर घुमाना है, तो घुमाना है तो क्या होगा, हमेशा वृत्तीय गति करने के लिए वो हमेशा एक ही दिशा में होगा। इस पॉइंट पे भी इस दिशा में होगा, इस पॉइंट पे भी इस दिशा में होगा। एक मैं जनरल चीज़ आपको बताने की कोशिश, तो उतना अंदर नहीं घुसना है, आपको बस दिमाग में होना चाहिए हाँ ये चीज़ है। वो पूछेगा कि कोणीय विस्थापन क्या है, अपन सोचते हैं ये कोण है, इसमें कोणीय विस्थापन में क्या होगा। चलिए, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का बीमा m0 L0 T0। अब बात आई है m0 L0 T0 क्या होता है, ये मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊँगा। सीधा देखिए, कोणीय विस्थापन का बीमा क्या होता है, m0 L0 T0। इसे पूछता बहुत कम है आजकल। अर्थात द्रव्यमान का मान, लंबाई का मान और समय का मान ये क्या होता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? ये तो एंगल जा रहा है, तो एंगल में ना लंबाई होगा, ना द्रव्यमान होगा, ना समय होगा। आगे देखते हैं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए एक कण कोणीय विस्थापन की परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा द्वारा, अभी मैंने ऊपर बताया था ना ओमेगा, वही ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। ओमेगा बराबर डेल थीटा बाय डेल टी। यहाँ डेल क्या है, परिवर्तन, राइट, डिफरेंस, इसी को डेल्टा लिखते हैं इधर। तो कोणीय वेग क्या होता है, डेल थीटा बाय डेल टी। आगे देखते हैं, कोणीय वेग भी क्या है, एक सदिश राशि। अभी मैंने दिखाया आपको। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। और कोणीय वेग क्या का बीमा t-1 है। अभी भाई ये t-1 क्यों हो गया, अभी मैंने क्या बताया कि वो डेल टी, थीटा क्या था आपको अभी याद है, m0 L0 T0। अब बाय टी, ये हो गया आपका t, एक t बच गया, तो वही t, ये t-1, ये t नीचे से ऊपर गया तो t-1 हो गया। तो कोणीय वेग क्या होता है, यह एक सदिश राशि है कोणीय वेग। इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। रेडियन क्या होता है, रेडियन बीमालेस हो गया, पर सेकेंड मतलब t-1 इसका बीमा हो गया। यदि कण पूरे चक्कर 2 पाई रेडियन कोण घूम जाती है, क्या 2 पाई मतलब 360 डिग्री घूम जाती है, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, घूम जाए, तो एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय कण का परिक्रमण काल का था। पूरा घूम गया तो 2 पाई हो गया, तो परिक्रमण काल टी कहलाता है। वही कण द्वारा 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब कोई बहुत फास्ट घूम रहा है, 1 सेकेंड में बहुत बार घूम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति। कि 1 सेकेंड में कितना बार वो घूम पाया है, उसको क्या बोल देंगे हम, आवृत्ति। कण द्वारा एक समय लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे n द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं, कोणीय वेग तथा आवृत्ति में संबंध। अब कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध क्या है, तो औसत कोणीय वेग, क्या बोल रहे हैं, औसत कोणीय वेग इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब ये 2 पाई बाई टी क्यों हुआ वो बताइए, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, एक 2 पाई घूम गया तो वो एक पूरा चक्कर लगा लिया, तो हर पॉइंट पे वो तो हुआ होगा कोणीय वेग में परिवर्तन। तो कितना एंगल बना, कितना घुमा हो टोटल, तो 2 पाई बाई टी बार हर पॉइंट पे हुआ होगा, तो 2 पाई बाई टी बार हुआ, 2 पाई बार हुआ होगा। और औसत निकालना है, मतलब टोटल टी टाइम में हुआ होगा, 2 पाई बाई टी, इसलिए n इक्वल टू ये इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 1 बाई टी ये दिया गया है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n।
कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध क्या है, v इक्वल टू आर ओमेगा। v एक रेखीय वेग है और r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो रेखीय वेग क्या होता है, तो रेखीय वेग इक्वल टू आर ओमेगा, वृत्त की त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। तो अब वो कहीं पूछेगा कि वृत्त की त्रिज्या इंटू कोणीय वेग क्यों होता है भाई, ये भी पूछ सकता है। तो ये क्या होता है 2πr, और यहाँ होता है, इसकी परिधि होगी ना, तो इसको भी खोल देंगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा। इतना दूरी चला 2πr, कितना टाइम में चला वो, तो कोणीय वेग निकालना है आपको। तो रेखीय वेग इक्वल टू वृत्त की त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। तो ये 2π क्या है, ध्यान से देखिए, 2π ही तो स्टेरेडियन था, ये 2π, तो 2π इंटू आर, तो यही हुआ वृत्त की त्रिज्या आर हो गया। और कोणीय वेग के लिए 2π, देखिए 2π रेडियन तय किया दूरी। तो ये एक नॉर्मल है फार्मूला, कि इसको उतना वो नहीं करें, बस याद रखने के लिए ध्यान रखें कि रेखीय वेग क्या होता है 2πr। तो एक मान लीजिए वृत्त दिया गया है, इसको खोल देते हैं, ये खुलेगा मान लीजिए, तो ये 2π दूरी तय किया, 2π का एंगल तय किया है कोण और डिस्टेंस, और अगर इसको हम वो खोलेंगे 2πr है, इसमें 2π क्या है, कोण बनाया है, और त्रिज्या इसका आर है, तो 2π इंटू आर हो गया। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बल फोर्स क्या होता है, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार, गति, अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल एक, मान लीजिए यहाँ एक पत्थर रखा हुआ है, आप इस पे बहुत सारा अपना क्या बोलते ताकत लगाए, ताकत मतलब बल मत समझिएगा, लगाए, और इस पत्थर को कुछ भी नहीं कर पाए, क्या आपका बल फ्रूटफुल हुआ, नहीं हुआ। तो वो फिजिक्स की भाषा में बल नहीं हुआ। वो क्या बोल रहा है, बल तभी आपका फ्रूटफुल होगा जब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, आप इसको थोड़ा सा फोड़ दें, आप इसको थोड़ा सा दबा दें, तो क्या होगा, आकृति साइज बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, गति में आ जाएगा। या फिर ये लुढ़क रहा था ऊपर से, आप इसको रोक दें यहाँ पे, तो ये क्या होगा, रुक जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा, ये बल होगा। ये बात आई बल क्या, आप ध्यान से देखिए, बल क्या बोले कि लगाना है आपको, तो किसी न किसी दिशा में लगाएंगे, एक साथ 4 दिशा में तो लगाएंगे नहीं। तो बल एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों, कितना मीटर आप खिसकाएं, किस त्वरण के साथ खिसकाएं, क्या बोले, कितना मीटर खिसकाएं, किस त्वरण के साथ खिसकाएं। तो F बराबर इक्वेशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो MA ये क्या होता है, पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। आगे देखते हैं, स्थिर हुए फुटबॉल खिलाड़ी बल लगाकर उसे गतिशील कर देता है, लोहे की एक धीमी छड़ बल लगाकर उसे टेढ़ा कर दिया जा सकता है। ये सब क्या है, बल का परिभाषा है। अगर वही टेढ़ा नहीं हुआ, फुटबॉल मारे और फुटबॉल आगे नहीं गया, फिर बल नहीं हुआ वो। अब क्या देखेंगे, मशीन, सिंपल मशीन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सिंपल मशीन के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, वो आपको बहुत काम आएगा। 213 क्या याद रखना है, 213 का मतलब क्या है, अभी मैं बताता हूँ। आप एक कैंची देखे हैं, कैंची इस टाइप का होता है, ऐसा ही होता है, यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ रहता है। चिमटा देखे हैं, रोटी पकने वाला, इस टाइप का होता है, बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ रहता है। उसके बाद वो सरोता होता है, देखे हैं कैसा होता है, ये यहाँ पे एक वेट रहता है, ऐसा लगा हुआ रहता है। अपन यहाँ पे सुपारी उपारी डालते हैं, फोड़ डालते हैं। तो अभी बात आई, ये कौन सा है, 213 क्या हुआ, देखिए 2 आगे में अगर आपको बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट पकड़िए, बोल्ट आगे में लगा हुआ है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगर बोल्ट बीच में लगा हुआ है, क्या ये फ्रंट में लगा हुआ है, ये मिडिल में लगा हुआ है, बैक में लगा हुआ है जहाँ हम पकड़ते हैं। अगर बीच में लगा हुआ है तो ये कौन सा श्रेणी का हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रथम श्रेणी का। आगे में लगा हुआ है तो
द्वितीय श्रेणी का, बीच में लगा हुआ है तो प्रथम श्रेणी का, और सबसे पीछे लगा हुआ है तो तृतीय श्रेणी का, राइट। तो जिसको हम ऐसे हाथ से पकड़ के दबाते हैं, जहाँ हमारे हाथ के पीछे आता है बोल्ट, वो तृतीय श्रेणी का है। जहाँ बीच में आता है बोल्ट, जैसे हम एक साइड पकड़े, एक साइड आपको वो दिए, तो वो आएगा प्रथम श्रेणी में। और जिसमें आगे में ही आ जाता है बोल्ट, वो बीच में सामान रख के दबाते हैं, वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए एक बार मैं एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ। आपके पास में एक सुपारी है फोड़ने के लिए, राइट। आपके पास में एक तार है वायर, और वायर में से इसको छील के निकालना है, ठीक है। तीसरा, एक रोटी है जिसको आपको एक रोटी है ये, इसको आपको तवा से उतारना है। अभी ध्यान से देखेंगे, इसके लिए किस उत्तोलक का यूज करेंगे, इसके लिए किस उत्तोलक का यूज करेंगे, इसके लिए किस उत्तोलक, इसको क्या करना है, छील के ये वायर निकालना है, ये वायर आपको छील के निकालना है। अभी ध्यान से आप देखें, ये क्या है, ये सुपारी आपका है, सुपारी फोड़ना है। क्या करेंगे आप, सरौता देखें ना, एक ऐसा वाला सरौता लाएंगे, इसको ऐसे काट देंगे, फूट जाएगा ना। ध्यान से देखिए तो हाँ फूट जाएगा। वही बात कीजिए, हम ट्रिक किससे बनाए हैं, ये बोल्ट से। हम बोल्ट कहाँ लगाते हैं, ये भूल जाइए वो कहाँ रखते हैं, बोल्ट कहाँ लगाते हैं। हम बोल्ट यहाँ लगाए ना, यहाँ पे क्या था, याद है ट्रिक, 2 1 3, तो 2 ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया, राइट। अभी देखिए वायर छीलना है, वायर छीलने का आप क्या करेंगे, प्लास लगाएंगे। प्लास कैसे लगाते हैं, तो प्लास अगर ध्यान हो आपको, एक ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है, यहाँ एक बोल्ट रहता है, और यहाँ एक ऐसा रहता है, राइट, ऐसा ही रहता है ना। तो ये बोल्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी आप अपना ट्रिक लगाइए, आपका ट्रिक क्या कर रहा है, 213 कहाँ है बोल्ट, यहाँ पे बोल्ट मिला आपको। ये किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया, सॉरी, ये किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया, ये आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अभी ये रोटी इसको उतारना है। चिमटा देखे हैं ना, चिमटा में एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, ऐसा ही रहता है ना, यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ रहता है। अपन यहाँ हाथ डालते हैं और पकड़ लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बोल्ट है ना, अभी फिर अपना ट्रिक लिखते हैं, 213 यहाँ पे आपका बोल्ट आ गया। तो ये कितना, तृतीय श्रेणी का। अब इसी में क्वेश्चन घुमा के पूछता है, हम जो है वो जिसका काम करना है, जिस पे, उसको बीच में रखें। अभी ध्यान से देखिए, उसको कहाँ रखे, बीच में रखे। बीच में रखे तो यहाँ बीच में रखे, तो बीच में रखेंगे तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, ध्यान से थोड़ा सोच के देखिए। आपका ऑब्जेक्ट हो कहाँ रह सकता है, ऑब्जेक्ट बीच में रहेगा, तो अपन को फोर्स लगाने के लिए दूर से फोर्स लगाना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ ना, तो दूर से, तो मतलब आगे में इसका बोल्ट रहेगा, तो बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो द्वितीय श्रेणी का, राइट। अगर ऑब्जेक्ट आगे है आपका, राइट, और फोर्स पीछे से लगा रहे हैं तो प्रथम श्रेणी का। और ऑब्जेक्ट आपका आगे ही है, लेकिन फोर्स हम कहाँ से लगा रहे हैं, बीच से लगा रहे हैं, तो तृतीय श्रेणी का। तो फोर्स को आपको काउंट नहीं करना है, किसको काउंट करना है, ध्यान से देखिए। आप सिंपली बोल्ट को काउंट कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। और ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक क्या है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक क्या है। तो ट्रिक याद रखना है, 213 किसके लिए, 213 फोर बोल्ट जो आपका लगा रहता है। आपको कोई भी पूछेगा, दिमाग लगाना है, इसमें बोल्ट कहाँ रहता है, आगे रहता है, दूसरा हो गया, बीच में रहता है, पहला हो गया। इस टाइप से आपको सोचना है और इसको आंसर देना है। कहीं कहीं पूछ देते हैं ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ रहता है। ऑब्जेक्ट के लिए आपको मैंने ट्रिक क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट बीच में है, ऑब्जेक्ट बीच में है, तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक हो गया, ये द्वितीय श्रेणी का। ऑब्जेक्ट आगे है, इसमें ऑब्जेक्ट आगे है, क्या हम डिसाइड कर पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट को आप भूल जाइए। अभी देखते हैं,
पकड़ने का, इसमें कहाँ पकड़े, पीछे में, इसमें कहाँ पकड़े, पीछे में, कहाँ पकड़े, पीछे, बीच में। तो दो पीछे वाला हो गया, उससे भी आप नहीं पकड़ पाएंगे। मतलब आप पकड़ सकते हैं, आपको बोलेंगे कहाँ से बल लगाते हैं और कहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो सीधा देखेंगे, यहाँ से बल लगा रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो बोल्ट यहाँ होगा, यहाँ से बल लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं तो बोल्ट यहाँ रहा होगा, बल यहाँ से लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ लगा रहे हैं तो बोल्ट यहाँ रहा होगा। इससे आप इसको आसानी से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। आपको तो बस आंसर देने से मतलब होता है ऑब्जेक्टिव में, और क्या सोचना है। चलिए आगे देखते हैं। आपको ट्रिक क्या याद रखना है, 213 4 बोल्ट, ऐसे याद रखना है 213 4 बोल्ट। अब इसका देख लेते हैं, ये कुछ दिया है यहाँ देख लीजिए। उत्तोलक क्या है, उत्तोलक सरल मशीन का एक उदाहरण है। एक सेकेंड, उत्तोलक सरल मशीन का उदाहरण है एक ऐसी अथवा टेढ़ी छड़ जो निश्चित वस्तु निश्चित बिंदु के परितः संपूर्ण घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, तो उत्तोलक कहलाता है। क्या बोल रहा है, एक बिंदु है, इसके चारों ओर वो घूम सकता है। सरौता देखे ना, अभी इधर इधर घूम रहा था, उसे उत्तोलक है। जैसे चिमटा, सरौता, कैंची। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन से बिंदु होते हैं, आलंब, नहीं इसको भी देखिए, ये तो मैं वो ट्रिक वाला है, ये देखो 2 1 3 213 भी बताया था ना, वही है कि आलंब आगे है द्वितीय श्रेणी, आलंब बीच में है तो प्रथम श्रेणी, और आलंब पीछे है तो तृतीय श्रेणी। अभी आगे बात करते हैं। अभी क्या क्या होता है इसमें, एक होता है आलंब फलक्रम, वह बिंदु जिसके चारों तरफ उत्तोलक की छड़ घूर्णन कर सकती है। अभी मैंने क्या बोला, बोल्ट, अपने भाषा में बोल्ट, जहाँ बोल्ट लगा हुआ रहता है। आप कुछ भी बताओ, कुछ भी देख लो, जहाँ बोल्ट है उसी के चारों ओर घूमता है ना, बोल्ट जहाँ नहीं उसके चारों ओर थोड़ी घूमेगा, तो आलंब बोलते हैं उसको। आयास, आयास क्या होता है, एफर्ट, एफर्ट क्या, हम जहाँ बल लगा, अपने भाषा में हम अभी तभी क्या बोल रहे थे, एफर्ट, जहाँ बल लगा है, तो जहाँ पे बल लगाया जाता है। अभी आप इसमें देख लें, इसमें देखिए, इसमें बात क्या है, इसमें बोल्ट नहीं है, लेकिन अपने को दिख रहा है कि कहाँ यहाँ पे ये कुछ है, ये नहीं होगा, बोल्ट लगाएंगे एक तरह से, कुछ ना कुछ रहा होगा, नहीं तो ये फिसल जाएगा। तो बोल्ट की ज़रूरत कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये आपका मीट हो गया, तब लिखेंगे 213, यहाँ पे बोल्ट है तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अभी देखिए, उत्तोलक का उपयोग करने के लिए बल लगाया जाता है, उसे आयास कहते हैं। यह आपको भार दिया गया है इसका, ये देखिए भार है, ये बल, यहाँ पे हम बल लगाए दिए, उठेगा। अभी लोड, उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया जाता है या हटाया जाता है, अर्थात जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसे भार कहते हैं। निश्चित बात, जिसको उठाना वही हमारे ऊपर भार है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। अभी देखिए, आलंब भार और शक्ति के बीच में होता है। आलंब, ध्यान से देखिए कितना ये घुमाया है। अभी आलंब जो है भार और शक्ति के बीच में होता है। आलंब किसको बोले, याद कीजिए, आलंब बोल्ट, बोल्ट कहाँ होगा, बोल्ट होगा, बोल्ट बीच में होगा, एक इधर बीच में होता है, मतलब बोल्ट बीच में होता है। सीधा 213 तो बीच में आ गया बोल्ट ना, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया ये, राइट। जैसे कैंची, कैंची याद है ना, ऐसे काटने वाला रहता है और यहाँ पकड़ने वाला रहता है, यहाँ पे बोल्ट हो गया। सिंडासी, हिंडोला, झूला, झूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, झूला यहाँ पे एक वो है, ऐसे बांधा हुआ है, राइट। आप बोलेंगे इसका बोल्ट तो यहाँ पे है, एक्चुअल में इसका जो झूला है ना, अगर आप रियल वाला झूला देखे होंगे कहीं पे, तो आपको याद होगा एक ऐसा ये होता है, ऐसा लगा हुआ रहता है, यहाँ पे लोग बैठा था और यहाँ पे भार होता है, जिससे इसको ऐसे ऐसे वो भार होता है, यहाँ पे बोल्ट लगा होता है। तो इसी कारण बोलते हैं झूला में अपन क्या करते हैं, इधर से मोमेंटम दे देते हैं। तो अगर इधर से मोमेंटम दे रहे हैं, यही भार है, एक्चुअल में यहाँ मोमेंटम नहीं दे रहे। आपको दिखाते हैं कि एग्जाम्पल से एक फिगर बना के दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका झूला है, राइट, ये आपका झूला है, इधर आदमी बैठा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, इधर से इसको बाहर लगा रहे हैं, ये ऐसे आगे जा रहा है, वापस ये ऐसे आ रहा है। एक्चुअल में हम यहाँ लगा ही नहीं होते हैं, एक्चुअल में ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसको इधर धक्का दे रहे होते हैं, क्योंकि ये बढ़ा हुआ नहीं है, तो इसको यहाँ से जैसे अभी सरौता का बात किए ना हम, कि यहाँ भार रखे और यहाँ पे दबा रहे हैं। अगर अपने पास में ज़्यादा एफर्ट हो, इसके आगे कुछ हो ही ना, तो यहीं से दबा के इसको फोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या बोलते हैं, भार एक्चुअल में यहाँ रखा होता है। आप बड़े बड़ी जगह पे देखे होंगे, ये एक ऐसा झूला रहता है, ऐसे करके जो झूला रहता है, और यहाँ एक बड़ा सा वो लगा रहता है वेट,
वो वेट इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहता है। तो एक्चुअल में क्या हो गया झूला में, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला। तो झूला कौन श्रेणी का उत्तोलक हो गया? झूला आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया, जिसका बोल्ट कहाँ पे होगा? बोल्ट उसका आगे में होगा। 213 बोल्ट आगे में है, भार शक्ति आलम के बीच में है। तो भार क्या होता है? शक्ति और आलम के बीच में होता है। तो बोल्ट आगे में है और भार बीच में है। भार क्या है? बीच में है। तो बोल्ट आगे है और ये इधर है, शक्ति इधर लगा है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है। तो ये क्या हो गया आपका? आलम हो गया। सरोता एक पहिया वाली ठेला गाड़ी, याद है ना, एक पहिया यहाँ लगा रहता है, ये कैसा रहता है, इस पे सामान देते इसको ठेलते रहते हैं। तो सेम क्या किए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बोल्ट कहाँ लगा रहता है? यहाँ लगा रहता है, और यहाँ सामान रख के इधर से ठेलते हैं। तो ठेला गाड़ी, नींबू नीचे नींबू देखे हैं ना, नींबू नीचे इधर नींबू रख देते हैं, यहाँ पे बोल्ट होता है 2, राइट। तृतीय श्रेणी उत्तोलक, शक्ति आलम और भार के बीच में होता है। यहाँ क्या बोल रहा है? शक्ति बीच में लगाते हैं अपन, और आलम आगे रहता है और भार पीछे रहता है। अभी अपन जस्ट क्या बताए थे? चिमटा, याद है ना? अपन यहाँ पे बोल्ट लगा रहता है, इधर शक्ति लगाते हैं बीच में, और ये इधर अपना भार रहता है, जो भी है रोटी उठाना इधर जो बीच लगाए। तो 2 1 3 3 यहाँ मिला है, मतलब ये तृतीय श्रेणी उत्तोलक है। न्यूटन के गति का नियम, अभी न्यूटन्स लॉ देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने प्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विस्तार प्रस्तुत किए हैं। आइजैक न्यूटन ने सन 1667 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधी विचारों के 3 नियम के रूप में बताया, जिन्हें न्यूटन की गति का विषयक नियम कहते हैं। तो टोटल कितना नियम है? 3 नियम है। किसमें बताया है? प्रिंसिपिया में बताया है। कब बताया है? 1687 ईस्वी में बताया है। आइजैक न्यूटन 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया में गति संबंधी 3 नियम दिए हैं। इसी को गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अभी ध्यान से देखिएगा, इसको जड़त्व का नियम बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं ये क्यों बोलते हैं जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उस गति करते ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ही लगाकर उसके अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो अभी देखिए, एक आदमी है जो कि गाड़ी में बैठा हुआ है, तो वो क्या चाहता है कि हम इस गाड़ी में चलते रहे। बोलेंगे नहीं चाहता चलते रहे, वो तो वो मैं फिजिक्स की बात बता रहा हूँ कि चलते रहे। अभी ब्रेक लग गया गाड़ी में, तो वो क्या करता है? वो ऐसे ऐसे खड़ा रहता है, मान लीजिए ऐसे झुक जाता है फट से। क्यों? उस पैर तो उसका ज़मीन से सटा हुआ रहता है। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा, उसका पैर में ब्रेक लग गया, लेकिन वो पूरा बॉडी तो चल रहा होता है ना, मोशन में होता है। तो यहाँ आपका पैर सटा हुआ है, रुका हुआ है, जितना ऊपर जाएंगे उतना क्या होगा? यहाँ से उसका जो है पकड़ कम होगा और वो उतना गिरेगा। और यही कारण होता है कि जब आप बस में खड़े होते हैं तो जड़त्व तो आपके बॉडी में रहता है कि नहीं, ये सस्पेंड चल रहा है, मेरा बॉडी सस्पेंड चलते रहेगा। और वो गाड़ी रुक जाता है अचानक, आपका तो पैर मान जाता है क्योंकि टच में रहता है, दिमाग जो सर ऊपर का वो मानता नहीं और अपन गिर जाते धड़ाम से आगे। वही बोलता है पहला क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं इसको। अवस्था एवं बल की इससे क्या निकलता है? इससे अवस्था निकलता है और बल की परिभाषा निकलता है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल सीधी रेखा में सीधी ना लगाई जाए, वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना होता है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस विषय में किसी वस्तु परिवर्तन हेतु बल आवश्यक होता है। जड़त्व क्या होता है कि हम जैसे हैं वैसे जड़त्व में क्या लगा? जड़ मतलब पकड़ के रहना। हम चल रहे हैं तो हम चलते ही रहेंगे, हम रुके हुए हैं तो रुके ही रहेंगे। जड़ होना चाहिए उसमें, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था को बनाए रखती है, अतः परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। मतलब ये यहाँ आपको दे दिए, हम यहीं रहेंगे, आपको कुछ भी करना है कर लीजिए, इस टाइप का बात। तो क्या करती है? जड़त्व अधिक बाहरी वस्तु का। आप देखिए, अभी एक पत्थर रखा हुआ है, एक छोटा सा गिट्टी रखा हुआ है, तो क्या हम पत्थर हिला सकेंगे और गिट्टी को उठा लेंगे? ऐसा क्यों? तो भारी है, उसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है, उसका मास ज़्यादा है, तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। लेकिन एक पत्थर है, उसका मास कम है, उसका जड़त्व भी कम होगा। वही बोल रहा है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अनुपस्थिति में होती है प्रतिरोध। तो क्या माप द्रव्यमान अर्थात भारी वस्तु का जड़त्व पर अत्यधिक हल्का का कम होता है। जड़त्व के नियम से प्राप्त बल की परिभाषा।
तो क्वेश्चन पूछता है आपको बल की परिभाषा किस नियम से निकलता है, न्यूटन के किस नियम से। तो ऑप्शन देगा अपना न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से, जड़त्व के नियम से। तो हम क्या बोलेंगे, जड़त्व के नियम से और न्यूटन के प्रथम नियम। क्यों न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में लगकर उसका स्थान परिवर्तन कर देता है। जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में प्रपेक्ष चलती हुई ट्रेन, गाड़ी या बस से उतरते समय थोड़ी सी दिशा में दौड़ना पड़ता है। क्यों, गाड़ी बॉडी अपना, हाँ ये भी सही है, जब ट्रेन से अपन उतरते हैं तो हम देखते हैं कि उतरते ही लोग दौड़ने लगते हैं। क्यों, तो उसका बॉडी गति में रहता है 10, 12, 15 जो भी गति में रहता है, और वो दौड़ेगा नहीं तो गिर जाएगा। क्योंकि उसका सर तो गति में है और पैर उसका जमीन में टच हो गया है, तो फटाक से गिर जाएगा। सर बोलेगा आगे चलो, पैर बोलेगा रुक जाओ, गिर जाएगा वो। तो जॉर्ज के नियम की दैनिक जीवन में परिपेक्ष चलती हुई ट्रेन, गाड़ी, बस उतरते समय थोड़ी दूर सामने दौड़ना पड़ता है, गाड़ी दौड़ना पड़ता है। आगे देखते हैं, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगते हैं, ब्रेक लग गया, पीछे अपना पैर जो बॉडी पार्ट टच में वो रुक गया और दिमाग, चेस्ट ये सब टच में नहीं है, वो हो गया, वो आगे तक टकरा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, संवेग, पी क्या होता है, मोमेंटम।